हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल ड्यू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपको एजुकेशन की बुक कवर करवा रही हूँ। ये आपकी सेमेस्टर 1 की बुक है, जिसमें हम ऑलरेडी चैप्टर 7 तक कवर कर चुके हैं और आज का हमारा चैप्टर 8 होने वाला है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में आप पूरे ही वीडियो के लिंक को देख सकते हैं। देखिए, ये जो आपकी पूरी ही बुक है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। देखिए, ये जो आपकी बुक है, इसका नाम है पर्यावरण विज्ञान व्यवहार में सिद्धांत 1, और ये जो बुक है ये आपके सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 की है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि बुक के ऊपर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 लिखा है, तो हाफ बुक पढ़नी है या फुल बुक पढ़नी है। तो ऐसा नहीं है, आपको फुल बुक पढ़नी है। और अगर आपके सेमेस्टर 1 में ये बुक है तो आपको फुल पढ़नी है, और अगर आपके सेमेस्टर 2 में है तो भी आपको फुल पढ़नी है। कुछ बच्चों को ये सेमेस्टर 1 में बुक दी जा रही है और कुछों को ये सेमेस्टर 2 में दी जाएगी। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेमेस्टर 1 की है या सेमेस्टर 2 की है। आपके पास जिस भी सेमेस्टर में ये बुक है तो दोनों के लिए ही सेम बुक है। देखिए, मैं इस बुक के प्रीवियस 7 चैप्टर करवा चुकी हूँ, तो आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक राइट नाउ है या फिर आपके अगले सेमेस्टर में होगी तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं। आज हमारा चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम चैप्टर नंबर 8 की स्टार्टिंग करेंगे बिना देरी करे। और अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज़ हों आप उन्हें देख पाएँ और अपनी स्टडी को ईजी वे में कर पाएँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 से। देखिए, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारा चैप्टर नंबर 8 है और हमारे चैप्टर नंबर 8 का नाम है प्रदूषण, वायु, शोर और परमाणु प्रदूषण। यानी इसमें हम मेनली प्रदूषण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वायु प्रदूषण हो सकता है, शोर प्रदूषण हो सकता है, परमाणु प्रदूषण हो सकता है। अब ये किस तरह से होते हैं हम इसको डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल से जानेंगे। देखिए, आपकी बुक में आपको डायरेक्ट ही बुक से पढ़ाती हूँ, ताकि आपकी जो जितनी भी कन्फ्यूजन हो वो दूर हो पाए और आप अपनी स्टडी अच्छे से कर पाएँ। तो पहले हम देखेंगे परिचय से, कि अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है तो आप सभी के क्वेश्चंस के आंसर में सबसे पहले परिचय के रूप में ये लिख सकते हैं, चाहे वो किसी भी पोल्यूशन के बारे में बात हो रही हो, तो आप इसको एज अ परिचय लिख सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। ईपी ऑडम 1971 के अनुसार प्रदूषण हवा, जल और मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन है, जो अंततः पूरे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। यानी इनके अनुसार जो पोल्यूशन है, या फिर ये कहें जो प्रदूषण है, वो हवा, जल और मिट्टी में भौतिक और रासायनिक जो जीव होते हैं उनके घुलने की वजह से होता है, जो कि पूरे हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। प्रदूषण मानव जातीय या प्राकृतिक गतिविधियों दोनों के कारण होता है। यानी प्रदूषण जो होता है वो मानव जातीय द्वारा, यानी हम लोगों के द्वारा, और प्राकृतिक गतिविधियों के द्वारा भी होता है। प्राकृतिक प्रदूषण के उदाहरण ज्वालामुखी विस्फोट, जंगल की आग, बाढ़ आदि हैं। यानी अगर हम प्राकृतिक प्रदूषण की बात करें, क्योंकि मानव निर्मित प्रदूषण या मानव निर्मित प्रदूषण होता है उसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन अगर हम प्राकृतिक के बारे में बात करें तो जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जिसकी वजह से आग के जो रेशे होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं। जंगल की आग हो गई, जिसकी वजह से आग के रेशे इधर उधर फैल जाते हैं, राख हो जाती है जो पॉल्यूशन बनाती है, और बाढ़ हो गई। ये सभी इसके कारण हो सकते हैं। मानव निर्मित प्रदूषण का उदाहरण अधूरी तकनीकों में घटित एकीकृत प्रणालियों का अभाव है। यानी जो हमारी अधूरी तकनीक होती है उसका एकीकृत अभाव की वजह से हमारी वजह से पोल्यूशन होता है। आज प्रदूषण की समस्या वैज्ञानिक, पर्यावरणवादियों और मानववादियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि विभिन्न घटनाओं का प्रदूषण इस हद तक चला गया है कि हम ताज़ी हवा में सांस लेने, ताज़ा जल पीने और शुद्ध भोजन खाने में असमर्थ हैं। यानी अगर हम आज की बात करें तो रिसेंट टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ताज़ी हवा में सांस ले पा रहा हो, ताज़ा जल पी रहा हो, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हम ताज़ी खा रहे हों, यानी हमारा भोजन ताज़ा हो। हम सभी में मिलावट और सभी में पोल्यूशन देख सकते हैं। इसी वजह से आज के जो इंसान होते हैं वो पहले के इंसानों से कमज़ोर होते हैं, वो वीक रहते हैं। ये ही एक महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हमारा जो खान पान है वो सही नहीं है। आज के लोगों में, छोटे छोटे बच्चों में बहुत सारी बीमारियाँ देखी जा
सकती हैं, पर पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। अब हम देखेंगे पॉल्यूशन यानी प्रदूषण जो होता है उसके स्रोत, कि प्रदूषण के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो देखिए प्रदूषण के कई स्रोत हो सकते हैं। अब कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं उनको हम डिटेल वाइज जानने का प्रयास करेंगे। पहला आप लिख सकते हैं ठोस अवशिष्ट प्रदूषण के स्रोत के रूप में, यानी जो ठोस अवशिष्ट होते हैं वो पॉल्यूशन के रूप में कैसे आते हैं। चलिए देखते हैं। ठोस अवशिष्ट घरेलू या औद्योगिक हो सकते हैं। विभिन्न ठोस अपशिष्ट को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया गया है, यानी जो ठोस अपशिष्ट होते हैं वो घरेलू भी हो सकते हैं और औद्योगिकरण की वजह से भी हो सकते हैं। अब उसको भी कई भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं उदाहरण के लिए विभिन्न उद्योगों के कण अपशिष्ट जैसे कांच के टुकड़े, चश्मे के टुकड़े, रबर के टुकड़े आदि। यानी इसमें औद्योगिक अपशिष्ट में आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे उद्योग से रिलेटेड हो, जैसे कि चश्मे के टुकड़े हो गए, कांच के टुकड़े हो गए और जो रबर होती है उसके टुकड़े हो गए, जो पॉल्यूशन भी करती हैं और औद्योगिक अपशिष्ट भी होते हैं। नेक्स्ट अब हम देखेंगे घरेलू अपशिष्ट, जैसे रसायनों में कचरा, बूजड़खाने आदि। ये प्रकृति के दहनशील जैसे पत्तियां, टहनियाँ, कागज आदि या गैर दहनीय जैसे क्रॉकरी, प्लास्टिक, कागज, कांच आदि हो सकते हैं। यानी इसमें ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो दहन हो भी जाएं और जो दहन नहीं हो, यानी जो जल भी सकती हैं और नहीं भी। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे हम देखेंगे सिवेज। सिवेज क्या होता है, जैसे मानव और पशु मल, घरेलू अपशिष्ट, डिजिटन आदि। ठोस मल को कीचड़ कहा जाता है। यानी देखिए इसमें जो पशु मल होता है और मानव मल होता है उसको काउंट किया जा सकता है, और जो घरेलू अपशिष्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कृषि अपशिष्ट, जैसे पौधे और जानवरों के अवशेष, टूटी हुई टहनियाँ, लकड़ी के अंश, फल, कीटनाशक, उर्वरक आदि। इसके अंतर्गत ये सभी हमारे कृषि अपशिष्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट प्रकार होता है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रकार में आप लिख सकते हैं प्रदूषण के स्रोतों के रूप में तरल अपशिष्ट, यानी अभी हमने देखे ठोस अपशिष्ट, अब हम देखेंगे तरल अपशिष्ट। औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट तरल के रूप में जल और मिट्टी प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं। यानी ये तरल के रूप में मिट्टी में चले जाते हैं जिसकी वजह से मृदा प्रदूषण होता है। रासायनिक कारकों और रिफाइनरी ऐसी चीजें होती हैं जो मिट्टी में जाकर पॉल्यूशन पैदा कर देती हैं। ठीक है, घरेलू तरल अपशिष्ट की प्रकृति अकार्बनिक या कार्बनिक हो सकती है। अकार्बनिक तरल अपशिष्ट के में स्नान और कपड़े धोने से साबुन का जल और डिटर्जेंट जल शामिल है, जबकि जैविक कचरे में रसोइयों का कचरा, मल का जल, मूत्र आदि शामिल है। यानी अगर हम अकार्बनिक में देखें तो जो हमारा डिटर्जेंट हो गया, साबुन हो गया, जिसकी वजह से हम कपड़े वगैरह धोते हैं, जो हमारे घरेलू कार्य में आते हैं, उनका जो पानी होता है वो पॉल्यूशन करता है। और जो कार्बनिक होता है उसमें हम रसोई का कचरा देख सकते हैं, मल देख सकते हैं, मूत्र देख सकते हैं, यानी टॉयलेट और पॉटी को देख सकते हैं, जो कि पॉल्यूशन पैदा करती है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड है हमारा प्रदूषण के स्रोत के रूप में गैसीय अपशिष्ट। पहले हमने देखा ठोसीय, अब फिर हमने देखा तरिलीय, अब हम देखेंगे गैसीय अपशिष्ट कि गैसीय अपशिष्ट किस तरह से पॉल्यूशन पैदा करता है। विभिन्न उद्योगों और ऑटोमोबाइल से निकलने वाले मानवीय गैसीय प्रदूषण, जैसे कार्बनिक मोनोक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर आदि गैसीय अपशिष्ट से उत्पन्न प्रदूषण सबसे खतरनाक और घातक प्रकारों में से एक है। यानी ये बहुत सारी ऐसी हम लोग देख सकते हैं जो गैसेस होती हैं जो निकलती हैं, जैसे कि हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फर हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा घातक और ख़तरनाक गैसें होती हैं जो कि हमारे पर्यावरण को और हमें नुकसान पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप लिखेंगे फोर्थ पॉइंट में प्रदूषण के स्रोत के रूप में ऊर्जा अपशिष्ट, यानी अब हम देखेंगे ऊर्जा अपशिष्ट किस तरह से पॉल्यूशन पैदा करती हैं। प्रदूषण के स्रोत में एक महत्वपूर्ण अदृश्य और भारहीन प्रदूषक होता है, जैसे कि ऊष्मा धर्मी उत्सर्जन आदि। रेडियोधर्मी उत्सर्जन सबसे खतरनाक प्रदूषक है क्योंकि इसमें दूरगामी हानिकारक प्रभाव से जीवों के गुणों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। यानी ये जो है ये हमारे अनुवांशिक जो गुण होते हैं, जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले गुण होते हैं, वो उसको भी प्रभावित करता है। जैसे कि अगर मैं अपने अंदर कहूँ तो मेरे अंदर भी मेरे माता पिता के बहुत सारे गुण हैं, जो मेरे अंदर जो आए हैं वो मेरे माता पिता से आए, तो ये जो है ये हमारे अनुवांशिक गुणों को प्रभावित करने का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रदूषण के स्रोत के रूप में शोर, यानी शोर जो होता है वो भी एक पॉल्यूशन पैदा करता है, जो कि हम आजकल ध्वनि प्रदूषण के नाम से हम उसे जान सकते हैं, क्योंकि जो रेडियो होता है, टेलीफोन होता है या फिर हॉर्न होते हैं, ये सभी ध्वनि प्रदूषण को पैदा
करते हैं और ध्वनि प्रदूषण के कारण भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे अब आपकी बुक में नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है प्रदूषण का वर्गीकरण। यानी अभी हमने देखा कि पोल्यूशन कितने प्रकार का होता है, अब हम देखेंगे पोल्यूशन को कितने प्रकार का वर्गीकरण किया गया है, यानी पोल्यूशन को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो प्रदूषण को विभिन्न कारकों के आधार पर विभिन्न तरीकों से वर्गीकृत किया गया है, यानी अलग अलग आधार पर अलग अलग तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है हमारा प्रदूषण की निस्तारण की प्रकृति। इसके आधार पर प्रदूषण को दो कैटेगरी में या दो प्रकारों में बांटा गया है। पहला होता है हमारा जैव नवीनीकरणीय, जिसमें ये जो होता है यह पदार्थों जो सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी जैविक अवशिष्ट, पत्ती का कचरा, मल मूत्र आदि, यानी ये जो है ये आराम से विघटित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आप पत्ती लिख सकते हैं, कचरा लिख सकते हैं, मल मूत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे जैव अनवीनीकरणीय, यानी ऐसे चीज़ें जो नवीनीकरण नहीं होते। यह वह पदार्थ होते हैं जिन्हें किसी भी प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विघटित या तोड़ा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट, भारी धातु, सीसा, डीडीटी आदि। यानी देखिए ऐसे चीज़ें या ऐसे पदार्थ जिन्हें इजीली प्रकृति द्वारा नहीं तोड़ा जा सकता या नहीं ख़त्म किया जा सकता, तो वो अनवीनीकरणीय संसाधन या अनवीनीकरणीय प्रदूषण के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके उदाहरण में आप सीसा लिख सकते हैं, धातु लिख सकते हैं, और जो हमारी डीडीटी है इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरणीय घटक। अब एक और आधार पर पोल्यूशन को वर्गीकृत किया गया है। जो हमारा दूसरा आधार है वो है पर्यावरण के घटक। अब किस तरह से पर्यावरण के विशेष घटक प्रदूषित होने के आधार पर प्रदूषण का वर्गीकृत किया गया है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और थर्मल प्रदूषण। यानी इसके आधार पर जो पोल्यूशन है उसका वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि हमारी वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और थर्मल प्रदूषण है। इस सभी को हम देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। आगे आपकी बुक में दे रखा है पर्यावरण प्रदूषण का प्रबंधन, यानी जो हमारा पर्यावरण प्रदूषण है उसका किस तरह से प्रबंधन किया जा रहा है, उसको किस तरह से रोकने का प्रयास है, इसको देखेंगे। पर्यावरणवादियों का अंतिम लक्ष्य पर्यावरण को इस तरह से प्रतिबंधित करना होना चाहिए कि यह मनुष्य के शुद्ध स्वास्थ्य और आनंद में योगदान दे सके और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सके। यानी इनका लक्ष्य यही है पर्यावरणवादियों का कि किस तरह से हम पर्यावरण को स्वच्छ बना सकते हैं और ये किस तरह से हमारे मनुष्य जीवन को स्वस्थ और सुख बनाने में एक प्रयास कर सकता है। यानी हम किस तरह से पर्यावरण में स्वस्थ रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति बीमार ना पड़े पर्यावरण के कारण से। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ये समस्याएं स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय हो सकती हैं। यानी ये जो समस्याएं हैं वो एक जगह की ना होकर राष्ट्रीय, स्थानीय हो सकती हैं, राष्ट्रीय हो सकती हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये देखी जा सकती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से उसकी प्रबंधन की जानी चाहिए, यानी और इसी प्रकार से उसका प्रबंधन भी किया जाना चाहिए। प्रदूषण से निपटने के लिए निम्नलिखित कुछ सुझाव दिए गए हैं। अब पोल्यूशन से किस तरह से हम निपट सकते हैं, कुछ सुझाव दिए गए हैं। चलिए अब हम उन सुझावों को देख सकते हैं कि किस तरह से हम पोल्यूशन से निपट सकते हैं। तो पहला सुझाव आप लिख सकते हैं, प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक सभी शिक्षा प्रणालियों में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिए। यानी जो हमारी स्कूली शिक्षा होती है और जो हमारी विश्वविद्यालय वाली शिक्षा होती है, सभी में पर्यावरण जो है उसको अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि लोग पर्यावरण के लिए जागरूक हो पाएँ और उससे बचा पाएँ, जैसे कि अभी ये आपको पढ़ाया जा रहा है। ये इसी वजह से आपकी एजुकेशन में लिया गया है, ताकि आप पर्यावरण को लेकर थोड़े से सजग हो पाएँ, पर्यावरण को बचाने की ही सोचें कि हाँ हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए जो हमें नुकसान देगी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, मीडिया सेवाओं के माध्यम से मानवीय पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता बड़े पैमाने पर प्रसारित की जानी चाहिए। यानी मीडिया और जो हमारी सोशल मीडिया होती है या फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उनके माध्यम से जो हमारे पर्यावरणीय मुद्दे हैं उनके बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो पाएँ और पर्यावरण को बचा पाएँ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, गुणवत्ता मानकों को तैयार कर लागू किया जाना चाहिए और इन्हें मानकों को तोड़ना दंडनीय अपराध होना चाहिए। यानी कुछ ऐसे मानक तैयार करने चाहिए जिसको तोड़ने पर दंडनीय अपराध हो, ताकि पर्यावरण को कोई भी हानि ना पहुंचाए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण के प्रति स्थायी दृष्टिकोण बनाया जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, वायु प्रदूषण के जोखिम को कम करने के लिए ग्रामीण इलाकों में औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों आदि का स्थानांतरण, यानी जो वायु प्रदूषण होता है उसको रोकने के लिए ग्रामीण इलाकों में भी हमें
औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डे आदि की स्थापना करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा परमाणु परीक्षणों को न्यूनतम स्तर तक सीमित किया जाना चाहिए। यानी जो हमारे परमाणु परीक्षण हैं उनको न्यूनतम स्तर तक लेकर जाना चाहिए ताकि किसी को भी वो नुकसान ना दे पाए, क्योंकि जब भी परमाणु परीक्षण होता है उससे बहुत ज़्यादा हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि हमारे पर्यावरण और हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण कि वायु प्रदूषण क्या होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। वायु प्रदूषण को देखते हैं। इसे मानव जातीय और प्राकृतिक दोनों कारणों से होने वाले प्रदूषण हवा की गुणवत्ता को कम करता है और वायु हमारे जीवन का आवश्यक घटक है। यानी देखिए ये जो पोल्यूशन है, वायु पोल्यूशन है, वो सिर्फ हमारी वजह से नहीं, कभी कभी प्राकृतिक की वजह से भी होता है। तो ये दोनों की वजह से हो सकता है और वायु जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक घटक है। अगर वायु नहीं होगी तो हम भी नहीं रह पाएंगे, इसीलिए वायु जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो पर्यावरण के एक घटक वायुमंडल में उपस्थित है और वायुमंडल में ही हमें वायु मिलती है। हवा का आवरण जो पृथ्वी की सतह को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहा जाता है और ऐसा आवरण जो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, इसमें प्रमुख छोटे दो घटक होते हैं जिसे गैस कण, जल वाष्प और जैविक कण शामिल होते हैं। एक मनुष्य के दैनिक सेवन का लगभग 80% वजन के अनुसार भार वायु होती है। यानी अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो उसके जो वजन होता है उसका 80% का जो भार है वो वायु होती है। मनुष्य प्रतिदिन में लगभग 22,000 बार सांस लगभग 16 किलोग्राम हवा लेता है। यानी अगर हम एक मनुष्य की बात करें तो वो एक दिन में 22,000 बार से भी ज़्यादा सांस लेता है और 16 किलोग्राम हवा को अपने अंदर लेता है वो एक दिन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग श्वसन के जरिए वायु को अपने अंदर ले रहे हैं। अगर वायु ही स्वच्छ नहीं होगी तो कितनी परेशानी हमारे अंदर उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के वर्गीकरण कि वायु प्रदूषण का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। वायु प्रदूषण का कारण बनाने वाले पदार्थ, एजेंट या हावक को वायु प्रदूषण के रूप में जाना जाता है। वायु प्रदूषण को उतनी उत्पत्ति, संरचना और पदार्थों के प्रकार के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। अब वायु प्रदूषण को भी विभाजित किया जा सकता है। पहला हम लिख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा प्राथमिक वायु प्रदूषण। इसमें आप लिख सकते हैं जिनका वायुमंडल में स्वयं और प्रत्यक्ष उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और कण पदार्थ, ये जो होते हैं ये हमारे प्राथमिक वायु प्रदूषण होते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं द्वितीय वायु प्रदूषक। इसमें आप लिख सकते हैं वह यह है जो सूर्य ऊर्जा की उपस्थिति में प्राथमिक वायु प्रदूषण के बीच अंतःक्रिया से उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए ओजोन पेन, अम्लीय वर्षा आदि। ये जो है ये सूर्य की उपस्थिति में प्राथमिक प्रदूषकों के साथ क्रिया करते हैं और जब द्वितीय प्रदूषक बनते हैं, जैसे कि हमारी ओजोन परत को हानि करने वाली गैसेज हो गई और पैन हो गया ये और अम्लीय वर्षा हो गई, ये सभी। ठीक है, अब हम देखेंगे रासायनिक संरचना। रासायनिक संरचना के आधार पर भी इसे दो में बांटा जा सकता है। पहला है हमारा कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बनों और हाइड्रोजन इकाइयाँ होती हैं। उदाहरण के लिए एल्डिहाइड और कीटोन। इसमें जो होता है वो कार्बनिक और हाइड्रोजन इकाइयाँ होती हैं, जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अकार्बनिक यौगिक। यह वह होते हैं जिसमें यौगिकों की मिश्रित संरचना होती है और इसमें कार्बनिक और हाइड्रोजन इकाई नहीं होती। उदाहरण के लिए कार्बोनेट, नाइट्रोजन ऑक्साइड आदि। इसमें जो होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होती है, इसकी इकाई नहीं होती। ठीक है, अब हम देखेंगे पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार के अंतर्गत आप लिख सकते हैं माइक्रोमीटर आकार के पृथक कण जिनकी आकार 10 μm से 1 μm बीच तक होती है। उदाहरण के लिए धूल, एयरसोल और कुल निलंबित कण, ये सभी आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गैसीय वायु प्रदूषण। उदाहरण के लिए नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, इन सभी को आप गैसीय वायु प्रदूषण के अंतर्गत लिख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट वायु प्रदूषण के प्रकार, यानी जो वायु प्रदूषण होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं पहला आंतरिक वायु प्रदूषण। आंतरिक वायु प्रदूषण के अंतर्गत आप लिख सकते हैं इस प्रकार के वायु प्रदूषण का स्रोत मुख्य रूप से मानव जाति घरेलू गतिविधियां जैसे खाना पकाने का ईंधन जलाना, कोयला जलाना, सल्फर अवशेष जलाना आदि होता है। अधिकांश घरेलू महिलाएं आंतरिक वायु प्रदूषण के उत्सर्जन के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होती हैं। लगभग 2.5 मिलियन लोग
ज़्यादातर विकासशील देशों में उच्च स्तर के आंतरिक वायु प्रदूषण के संपर्क में हैं और परिणाम स्वरूप पीड़ित हैं। यानी देखिए, जो हमारा आंतरिक प्रदूषण होता है उसके अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं वो हमारी घरेलू चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम घरों में खाना बनाने के लिए ईंधन का यूज़ करते हैं, कोयला जलाते हैं, ये सभी जो होते हैं ये पोल्यूशन पैदा करते हैं। और इससे जो हमारी घरेलू स्त्रियाँ होती हैं या जो घरेलू महिलाएं होती हैं जो खाना वगैरह बनाती हैं, वो बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हो जाती हैं, जो जिसका परिणाम ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगती हैं। ये सभी इसके परिणाम में आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बाहरी वायु प्रदूषण। यानी जो बाहरी वायु प्रदूषण होता है, अब वो क्या होता है? वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन बाहरी वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। यानी जो बाहरी वायु प्रदूषण होता है वो वाहनों और औद्योगिक उत्सर्जन की वजह से होता है। मुख्य रूप से शहरों में बाहरी वायु प्रदूषण 1100 मिलियन से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। और जो बाहरी वायु प्रदूषण है वो मुख्य रूप से शहरों में देखा जा सकता है, और ये जो है ये 1100 मिलियन से अधिक लोगों को ये प्रभावित करते हुए हमें दिखाई देता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। आगे चलेंगे। आगे अब हम देखेंगे वायु प्रदूषण के स्रोत, कि वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत होते हैं। तो पहला है हमारा प्राकृतिक स्रोत। अब देखिए, वायु प्रदूषण का स्रोत जो दे रखा है वो हमारे बुक में प्राकृतिक स्रोत दे रखा है। अब उसी के अंतर्गत देखेंगे प्राकृतिक स्रोत आदि जगह की आग, प्राकृतिक स्रोत आदि प्राकृतिक स्रोत आदि जगह जंगल, प्राकृतिक स्रोत आदि जंगल की आग से गैसों के कणों का उत्सर्जन, दलदली भूमि के मीथेन उत्सर्जन, पराग कणों के बायो एरोसोल, पेड़ों और पौधों की प्रजातियों से वाष्पशील कार्बनिक यौगिक उत्सर्जन और जलवायुमुखी विस्फोट, सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन उत्पादन करते हैं और कार्बनिक पदार्थ का अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का उत्सर्जन करते हैं। ये सभी हम वायु प्रदूषण के स्रोत के रूप में लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग इससे आगे का कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आई है और आपने पूरी देखी है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, जहां आपकी स्टडी से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ताकि आप इधर उधर ना भटकें और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।